मुझे लगता है कि ये बोले कम और आंध्र प्रदेश में जो वेटरन्स इंडिया काम कर रही है, मैं उनके डे टू डे एक्टिविटी में के बारे में चर्चा करते रहता हूँ। मैं पूरे वेटरन्स इंडिया की तरफ से श्री राम बाबू जी, आपके पूरे टीम को, आंध्र प्रदेश वेटरन्स इंडिया को सलाम करता हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से आप लोग आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में वेटरन्स इंडिया के मुहिम को बढ़ा रहे हैं, ये बहुत ही सराहनीय है और दूसरे राज्य को भी इससे सीख लेना चाहिए और उस पर चलने का कोशिश करना चाहिए। अब आपके बीच में हमारे बड़े ही अनुभवी और राजस्थान के वेटरन्स इंडिया के प्रेसिडेंट कर्नल प्रताप सिंह राठौर जी अपनी बात को रखेंगे और ये बात वेटरन्स इंडिया के आपके अपने परिचय के साथ साथ वेटरन्स इंडिया के एक्सपेंशन के लिए हमें क्या करनी चाहिए, वेटरन्स इंडिया संगठन कैसे पूरे राजस्थान में बढ़ेगी, इसके लिए आपका क्या सोच है, क्या योजना है, उस पर भी आप अपनी बात रखें। जय हिंद। मैं कर्नल प्रताप सिंह राठौर, ऑर्डिनेंस से रिटायर हुआ लास्ट ईयर। उसके बाद में मेरे को राजस्थान की गवर्नमेंट इंडिया की मकसद है, मोटो है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। हालांकि मेरा इससे अपने जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है इस राज्य से पिछले 4-5 सालों से संपर्क में थे हम, और हमेशा इनसे जब भी संपर्क मेरा हुआ है ये यही रहता था कि हम वेटरन्स के लिए कैसे करें, क्या कर सकते हैं हमेशा। और फिर इन्होंने 1 साल पहले ये आइडिया इनको आया और इन्होंने मेरे को बोला कि आप राजस्थान देखो, तो मैंने पूरी खुशी से ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। इनिशियली मैंने कुछ एक्सर्विसमैनों की रैलियाँ वगैरह अटेंड की जो जिला सैनिक अधिकारी करते हैं, और मैंने वहाँ पाया कि ज़्यादातर एक्सर्विसमैन जो वहाँ आते थे उनका ज़्यादातर इंटरेस्ट था कि उनकी अपनी प्रॉब्लम है, उनकी पेंशन, उनके बचे हुए एरियर्स या उनको जॉब। तो इनिशियली फिर मैंने सोचा कि अभी राष्ट्रीय निर्माण और ये चीज़ें तो बाद में आएगी, पहले इनकी प्रॉब्लम्स को समझें। तो मैंने वहाँ के डायरेक्टर है ब्रिगेडियर कर्नल राठौर, उनसे मिलके मैंने कई जगह डिस्ट्रिक्ट्स में रैलियाँ कराई और वहाँ पे रिकॉर्ड से टीमें बुलाई जो उनके पेंशन वगैरह को देख सकें। लेकिन ये एडॉक अरेंजमेंट होता था जिसमें सब कवर नहीं होते थे। तो फिर मैंने जयपुर में जो जयपुर सवेरिया है उनकी जीओसी से मिलके हमने वहाँ पे एक टीम गठित की है, जिसमें एक हमने हायर किया है जो फौजी है, बट वो बहुत प्रोडक्ट है पेंशन मैटर्स में, उसको 35,000 रुपये पर मंथ सवेरिया वेलफेयर फंड से देके, और वहाँ पे एक टीम बना दी है उसको, और 1-2 साथ में एनसीओ जोड़ दिया उसके साथ। तो उससे काफ़ी हमने पिछले करीबन 5-6 महीने में करीबन 8 करोड़ पेंशन एरियर्स दिलाए हैं सर्विस में। और ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और ये पाया गया है कि 70% स्पेशली जो हमारे जवान है देशों द्वारा उनकी पेंशन ढंग से फिक्सअप नहीं है। तो उसके लिए काफ़ी हमने किया। इस पेंशन और ये एरियर और इसके कारण से थोड़े एक्स सर्विसमैन का इंटरेस्ट भी जागृत हुआ, हमारे साथ जुड़ने लगे हैं। तो पहले स्टेज पे मैंने अभी डिस्ट्रिक्ट लेवल तक हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अपने एक्स सर्विसमैनों को इंचार्ज बनाया है, वहाँ तक नेटवर्क हमारा हो गया है। फिर सेकंड फेज में है कि हम डिस्ट्रिक्ट से फिर तहसील और गांव तक जाएं। तो ये फिलहाल हमने थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन किया है जो इस फील्ड में। तो बेसिकली उनका वेलफेयर, उनकी पेंशन्स, और एक हेल्पलाइन बनी हुई है तो उनके साथ उनको जोड़ के और प्लेसमेंट के लिए थोड़ा एफर्ट्स कर रहे हैं। लेकिन आगे जो है नेक्स्ट स्टेज में है कि हम उनके वेटरन्स इंडिया को संभाल लाएं, उनमें प्राइड पैदा करें, और प्राइड के बाद में नेक्स्ट स्टेप है कि वो नेक्स्ट राष्ट्रीय निर्माण में उनका योगदान हो। लेकिन उससे पहले हमें ये जो उनकी हेल्थ है एक्स सर्विसमैन की, जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं उनको ठीक करना पड़ेगा, और जिससे वो हमारे साथ जुड़ेंगे, उनका एक कॉन्फिडेंस आएगा, हमारे अंदर विश्वास जागृत होगा। यस, वेटरन इंडिया एक ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारा
ख्याल रखती है और इसके साथ हम रहेंगे तो हमेशा हमारा भी भला होगा और देश का भी भला होगा। तो अब मैं और समय नहीं लेते हुए थैंक यू करने जा रहे हैं। अगला फंक्शन आप कब करेंगे वेटरन्स इंडिया का राजस्थान में, ये अनाउंसमेंट यहाँ पर करना चाहिए था और मुझे पूरा ये उम्मीद था। बहुत बहुत धन्यवाद। अब महाराष्ट्र के जो हमारे अध्यक्ष हैं वेटरन रामेश्वर सिंह, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि आप स्टेज पे आएँ और आप अपनी बात को रखें। रामेश्वर सिंह साहब हैं और मेरे ख्याल से JW से रिटायर्ड हैं और इन्होंने विमान नगर के पास में ही एक जगह है, ये खुद बताएंगे, वहाँ पर एक बहुत बड़ी कॉलोनी बनाया है जहाँ पे कि मकान कम से कम 3 करोड़ का है और कई 100 लोगों को इन्होंने दिया है। मैं खुद जाके देखा हूँ और इनके वेटरन्स इंडिया में जुड़ने के बाद मेरे हिम्मत में काफ़ी बढ़ोतरी हुई। इनकी मजबूती को देखते हुए मुझे पूरा विश्वास है कि वेटरन्स इंडिया को भी बहुत मजबूती मिलेगी इनके सहयोग से। जय हिंद। हर एक राज्य से आए हुए डेलीगेट्स मैं सभी को तहे दिल से नमस्कार करता हूँ। एक बात मैं जानता हूँ, पब्लिक की सेवा देश की सेवा है, देश की सेवा भगवान की सेवा है। मैं बहुत पहले ही शुरू से ही मैं सेवा करने की प्रवृत्तियाँ मैं दिल में थी। मैं जब उसको ज्वाइन करने के बाद मैं 21 साल में सर्विस छोड़ दिया और मैं सोचने लगा कि कैसे मैं लोगों की सेवा कर सकूँ। सेवा करने के लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी तो मैं रियल एस्टेट काम शुरू। रियल एस्टेट से पैसा काफ़ी कमा लिया। उसके बाद अब मैं देश की सेवा करने के लिए, पब्लिक की सेवा करने की कोशिश करता हूँ। पुणे में एक क्रिमिनल एरिया है भोसरी, यहाँ महीना में 2-4 मर्डर हुआ करता है। वहाँ मैंने 3 मंदिर बनाया, एक स्कूल खोल दिया जो इंग्लिश मीडियम स्कूल जिसका फीस बिल्कुल नहीं लगता, अपने खर्चा से मैं चला रहा हूँ। ऐसे ही मैं लोगों की सेवा करता हूँ। वहाँ बहुत गरीब लोग भी हैं। वहाँ मैं देखा कि बेटा बड़ा हो जाता है तो बाप को छोड़, बाप की सेवा नहीं है। तो एक अनाथ आश्रम खोलने का भी विचार है, जिससे मैं बूढ़े लोगों को, बुजुर्गों को सेवा करूँ। यही मेरी कामना है और सभी से मैं रिक्वेस्ट करूँगा, अनुरोध करूँगा, पब्लिक की सेवा, देश की सेवा करें। मैं 73 साल का मेरा उम्र है, 73 ईयर। अभी भी मेरे मन में लगन है, जवान जरूर हूँ, बूढ़ा जरूर हूँ, लेकिन दिल से जवान हूँ। मैं चाहता हूँ लोगों की सेवा करूँ और जब भी हमको कोई पुकारे मैं हमेशा चाहता हूँ। जय हिंद। ये महाराष्ट्र यहाँ पर आया हूँ, बार मीटिंग अटेंड कर रहा हूँ। यहाँ के लोग से लोगों को मैं जानता भी नहीं हूँ। धीरे धीरे मैं आपके कृपा से जान जाऊँगा। धन्यवाद, थैंक यू। वेटरन मुकेश कुमार से अनुरोध करूंगा कि आप आए और आप का जो एक अनुभव है, जहाँ तक मुझे पता है कि आपने बहुत मेहनत किया है। झारखंड जो नक्सलवाद से प्रभावित है, इसके बावजूद आप गांव-गांव जाकर के वेटरन की समस्या का समाधान जो किया है, उसके लिए वेटरन्स इंडिया आपको धन्यवाद देती है। मैं वेटरन मुकेश कुमार, प्रदेश अध्यक्ष झारखंड, समस्त वेटरन जो झारखंड के हैं उनकी तरफ से आप लोगों को हार्दिक अभिनंदन करता हूं। वेटरन्स इंडिया के बारे में मैं पहले नहीं जानता था। 2013 में मैं फौज छोड़ के आया। उस समय नहीं सोचा था क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा। एक छोटे से दिल में कहीं थी कामना की कुछ समाज सेवा का भावना था, लेकिन मुझे कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं नजर आता था। इसी बीच में हमारा एक मित्र है जो फौज का मेरा क्लास फ्रेंड है, जो कलीग्स है, सुबेदार CS के साहब से इंटरेक्शन हुआ। उन्होंने बताया वेटरन्स इंडिया के बारे में, तो हमें बहुत
खुशी हुआ। और वेटरन्स नेशनल प्रेसिडेंट विनय कुमार मिश्रा जी से भी बात हुआ था फोन पर, इन्होंने एनकरेज किया। और मैं इसको दिल में रखते हुए, आप अगर कभी रांची झारखंड जाएंगे, अराउंड आफ्टर 15 किलोमीटर जंगल शुरू हो जाती है और नक्सलाइट बेल्ट है। सारे जो हमारे वेटरन्स हैं जाके वहाँ गुम हो जाते हैं। मैक्सिमम जो वेटरन्स है वो अपना फौज का फैसिलिटी नहीं ले पाते। तो मैंने सोचा कि कुछ काम किया जाए उनके लिए। और बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो कि मैं अभी शेयर नहीं करना चाहता, लेकिन एक प्रॉब्लम मैं अपने साथ ही लाया जो आप लोग सब जानते हैं। 1991 से गवर्नर एंटोनी वाज मिसिंग, तो उनका बहुत हमारे वेटरन्स इंडिया के द्वारा भी काफ़ी मदद हुआ। और वहाँ DORT के ब्रिगेडियर चक्रवर्ती साहब ने भी काफ़ी हेल्प किया। वहाँ गए थे, साहब को भेजे थे और फोटो वगैरह लेके काफ़ी कुछ किया। तो मैं चाहता हूँ कि वेटरन्स के लिए और वेटरन्स इंडिया के लिए वहाँ जो झारखंड में है, मैं अपने से जितना हो सके सपोर्ट करना चाहता हूँ। और मेरा आप लोगों के साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और मैं कोशिश करूँगा इसको बरकरार रखने के लिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जनरल सेक्रेटरी हैं, हमारे झारखंड से एक समस्या जैसी लेके आए थे मैडम उर्सुला का, जो कि गंभीर समस्या था। कई जगह बात करने के बाद भी ऐसा लग रहा था कि शायद समस्या का समाधान नहीं होगा, लेकिन ब्रिगेडियर RK शर्मा साहब जो खुद सेना मेडल से सम्मानित हैं, इन्होंने समस्या का समाधान किया। तो मैडम आप एक बार आप आइए और मैं चाहूँगा कि ब्रिगेडियर शर्मा साहब इस पर कुछ दो बात रखें। कुछ बोलना चाहेंगी? आप बोलेंगे? कुछ बोलेंगे? आप कुछ हिंदी में बोलेंगे? हाँ, बोलना चाहती है मैडम कुछ? एक मिनट आप। मैं झारखंड से हूँ। बहुत दिन पहले 1991 में मेरे पति लापता हो गए। उसके बाद मुझे बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। मेरी 3 बेटियां हैं। इसी प्रकार बड़ी बेटी को मैंने गांव वालों की सहायता से शादी को दे दिया और छोटी बच्चियां और 2 हैं मेरी जो पढ़ रही हैं। इसी तरह मैं एक छोटी लड़की को BA ग्रेजुएशन करवा रही हूँ। अभी लास्ट ईयर में है वो, शायद और एग्जाम उनका बाकी है। उसके बाद उससे बड़ी लड़की इंटर करके अभी घर ही में है। उसको पढ़ाने के लिए मुझे बहुत कठिनाई होती है। इसलिए कुछ यहाँ से मुझे 10,000 का चेक दिया गया। फिर जिला सैनिक कल्याण ऑफिस में मुझे बुलाया गया, वहाँ से 1500 का चेक दिया। RTD से 5,000 रुपया पर मंथ इनको 30 महीना के लिए परमिशन दिया गया है। और RTD में इनको परिवार को 2 बेटी और नौकरी के लिए भी एश्योरेंस दिया गया। और ये दोनों परिवार के साथ साहब के बाद उन्होंने एश्योर किया है कि जो भी झारखंड में वैकेंसी निकलेगा उनको पहले प्रायोरिटी दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। विस्तारपूर्वक ब्रिगेडियर RK शर्मा साहब अपनी बात को बता रहे हैं कि इस केस को इन्होंने किस तरह से टेकअप किया और वहाँ से क्या आश्वासन मिला है, इनको और क्या फायदा मिल सकता है, शायद इनको अभी पता नहीं होगा। तो ब्रिगेडियर RK मेरे पास जब ये केस आया था, मैंने अपनी सोच के मुताबिक DG RK साहब को 0 लिखा, उनके सेक्टर को लिखा और इनके कमांडिंग ऑफिसर को लिखा, क्योंकि यही 3 चेन है जो इसमें काम कर सकते। तो फिर मुझे DG RK साहब का टेलीफोन आया। उन्होंने मुझसे पूछा ये क्या मामला है, तो मैंने उनको डिटेल में समझाया कि ये 91 में वो मिसिंग थे, उनको he was declared deserter and dismissed from service। तो
ऐसे जब एक जवान जाता है फौज से तो उनको पेंशन नहीं मिलती है। बाकी उसके बाद वो घर पे भी वापस नहीं पहुंचे। 91 से 93 तक उन्होंने देखा। 93 के बाद शायद उनकी जो सर्च थी उन्होंने बंद कर दिया। इधर तो उन्होंने खूब आगे पीछे गए, मीडिया में भी काफ़ी बार इस केस को लिया गया, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन जब जनरल श्रीवास्तव DGRT उन्होंने मेरे से बात किया, उसके बाद उनके कर्नल संतोष से डायरेक्टर क्वार्टर उन्होंने मुझसे बात किया कि यस हम इसके ऊपर तवज्जो करेंगे। फिर उन्होंने पहली बार जो रांची में 23 RT ब्रिगेड है वहाँ से एक GCU को इनके पास भेजा, पूरा डिटेल पता किया और साथ ही साथ एक 10,000 का चेक इनको हमें दिया। उसके बाद उन्होंने एक कॉर्पस रखा है ब्रिगेड में, जिसके तहत इनको 5,000 रुपीज़ पर मंथ दिया जाएगा। और वहाँ पे एक फील्ड रेजिमेंट है, मीडियम रेजिमेंट है, उन्होंने इस फैमिली को अडॉप्ट कर लिया। ये फैमिली को डेस्टिट्यूट नहीं समझा जाएगा और जितनी भी मदद होगी 23 RT ब्रिगेड करेगी। इस केस को जब हमने टेकअप किया उसके बाद उसी समय मैंने आवा को भी, प्रेसिडेंट आवा को भी लिखा था, चीफ वाइफ शी इज द प्रेसिडेंट आवा, उनको भी लिखा। वहाँ से भी मुझे चिट्ठी आया कि डॉक्यूमेंट्स भर के भेजे जाए ताकि हम इनको फाइनेंशियल हेल्प दे सकें। वो डॉक्यूमेंट शायद अभी इनके पास नहीं पहुँचे, लेकिन हम उसकी एक और कॉपी इनको देंगे और इनसे भरवा लेंगे और उसको भी टेकअप करेंगे। तीसरा, व्हाट्सएप देखते देखते मुझे एक केस देखा सिख एलाइन का, जिसमें ऐसा ही केस है जो 2004 या 5 में हुआ था। उस केस में उस सिपाही की फैमिली को पेंशन लगी है, तो हमने भी ये केस टेकअप कर लिया। DGRT से मेरी बात हुई थी, मैंने उनसे कहा है और उन्होंने केस टेकअप किया है। हो सकता है समय लग सकता है, लेकिन शायद इनकी पेंशन बहाल हो जाए। हाँ जी, यस आई रिमेंबर कर्नल नंदेव एट सेंट टू मी। एक ऐसा ही केस हमारे मैं जब जिला सैनिक वेलफेयर अफसर था फतेहगढ़ साहब में 91 में एक जवान सिमिलर केस मिसिंग हो गया, घर से गया मिसिंग हो गया, डिजर्टर डिक्लेयर हो गया, उसका कुछ पता नहीं लगा। सिमिलर केस हमने वो फैमिली हमारे ज़िले में थी, हमने केस टेकअप करके उसको 19 साल बाद पेंशन लगी थी 2010 में। पूरी पेंशन पूरे एरिया सारे मिल गए थे, तो मैंने ही ये रेफर भेजा था मुकेश जी को भी और सर को भी। तो उम्मीद है कि ये पेंशन होनी चाहिए। वो प्रेसिडेंट की ऐसा केस पहले हुआ है। हाँ। इसमें एक प्रावधान है, कोई भी फौजी अगर 7 साल तक नहीं मिलता है और मिसिंग है, उसकी FIR लिखा के और पेंशन के लिए आप केस कर सकते हो। उसमें प्रावधान 7 साल के बाद मेरा कहने का मेरा कहने का मकसद ये है कि हमारा मुद्दा वेलफेयर में सिर्फ स्पेसिफिक टर्म्स में है, कोई जनरल टर्म्स में नहीं है। कोई स्पेसिफिक केस आता है तो हम उसको डिटेल में स्टडी करेंगे और उसके बाद जो ज़रूरत है उसके मुताबिक लिखेंगे। जिस तरह से उड़ीसा से भी एक केस आया था, एक सिपाही 84 ईयर्स एज, ही डाइड टाइम स्केल 9, लेकिन ना उसने सर्विस के दौरान ना सर्विस के बाद कोई नॉमिनेशन किया था। उसकी विडो को 3 साल तक कोई पेंशन नहीं मिली। वो केस भी हमने ऐसे ही टेकअप किया। अप्रोप्रिएट अथॉरिटी को लिखने से केस जल्दी सॉल्व हो जाता है, या फिर जिस तरह से कोई लोग आज बोल रहे थे इसको करो, ये करो, वो करो, वो करने से नहीं होता। स्पेसिफिक केस हमेशा जल्दी सॉल्व होता है। थैंक यू। इस गौर साहब, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि आप आएँ और अपनी बात, अपना अनुभव शेयर करें।
इसके बाद में हमारे बीच में जितने भी बाहर से लोग आए हुए हैं, मैं चाहूँगा कि इस माइक के माध्यम से, कॉर्डलेस माइक के माध्यम से मैं उनके पास कॉर्डलेस माइक लेके जाऊँगा और सभी लोग अपना इंट्रोडक्शन जरूर देंगे। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया है, जिसको कि वेटरन्स इंडिया बहुत सीरियसली और बड़ी दिल से ले रही है। आप सभी लोगों को सलाम करती है। गौर साहब। दोस्तों, मैं वेटरन सुबेदार मेजर ऑनरेबल लेफ्टिनेंट रमेश कुमार। सिंस मॉर्निंग आई वाज वेटिंग एक्चुअली, और हम लोगों ने एक चीज़ खो दी, मौका और दस्तूर। मुझे 12 साल हो गए हैं मेडिटेशन सिखाते हुए। कई चीफ मिनिस्टर्स के सामने भी मैंने सिखाया है, और हमेशा टू बी वेरी फ्रैंक, जो चीज़ जो कड़वी थोड़ी देनी होती है वो करता हूँ। वो कोई भी हो, डॉक्टर के पास आप जाते हैं इलाज के लिए तो कड़वी गोली ही देता है। आपके पास विजन क्या है, व्हाट यू आर हैविंग टू ऑफर। आप जस्ट, अगर कोई भी इंसान हिंदुस्तान के अंदर में है, अगर उसको संस्कार मिले हैं तो संस्कार बीज रूप में उसके अंदर में जिंदा रहते हैं, लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जिंदगी में जितने भी उतार चढ़ाव होते हैं, उसकी वजह से उन चीज़ों को भूल जाता है। हमारे पास ऑफर करने के लिए क्या है सोसाइटी को, हमारे पास देने के लिए क्या है। हम जेएनयू में जाएंगे पर देंगे क्या, हम फौजी बस इतना। व्हाट एक्स्ट्रा वी आर हैविंग, व्हाट वी कैन ऑफर। यू आर हैविंग दैट मच ऑफ फोर्सिंग पावर। प्राइम मिनिस्टर को आपको बुलाने का जरूरत ना पड़े, वो खुद यहाँ पे आ जाए, इतनी आपके अंदर में ऑफर की काबिलियत होनी चाहिए। मैंने सब जगह यही महसूस किया, यूनिटी हमारे पास में बिल्कुल नहीं। हम जरा सी बात में क्रोधित हो जाता है। क्यों है ऐसा? अगर हमने 30-35 साल की सर्विस में इतनी एज में आने के बावजूद भी अगर हमारे अंदर में क्रोध है, दैट मीन्स वी आर लैकिंग समथिंग इज ड्रामेटिकली रॉन्ग विद अस। आप, व्हाट इज द बाइंडिंग पावर टू कनेक्ट अप विद दिस? बाइंडिंग पावर है क्या आपके पास में? आपके पास में आपकी सनातनी संस्कृति है। आपके पास में अगर आपने तपस्या किया है जीवन में, आपके अंदर में वो चीज़ें डेवलप। जिन रविशंकर जी की बात अभी हो रही थी, उनके सभी शिष्यों को मैंने चैलेंज किया, प्लीज टेल मी व्हाट इज द आर्ट ऑफ लाइफ। यू आर टेकिंग मनी फॉर दैट 7,500। आई एम टेलिंग यू वेरी फ्रैंकली, 7,500 टू टीच आर्ट ऑफ लाइफ। इसका मीनिंग क्या है? कैन समबडी टीच यू आर्ट ऑफ लाइफ? व्हाट इज आर्ट ऑफ लाइफ? जो आप जिंदगी में अपने अनुभवों से सीखते हैं, दैट इज कॉल्ड आर्ट ऑफ लाइफ। आई फेल्ट इट। बहुत बचपन में मुझे कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे बने कि मुझे शरण में जाना पड़ा, तो वट एवर आई फेल्ट थ्रू माई मेडिटेशन। आपका ये बॉडी, आप आज आपको एक बड़ी कीमती बात बहुत सरल शब्दों में मैं बता के जाता हूँ। जब तक आपका ह्यूमन बॉडी, जो बॉडी है, जब तक ये कंप्लीटली थॉटलेस नहीं होता, ब्रीथलेस नहीं होता। आज की डेट में प्राणायाम को भी गलत तरीके से सिखाया जा रहा है। प्राणायाम का आपको मैं क्लियर कट मीनिंग बता देता हूँ, वास्तव में है क्या। गौर से सुन लीजिए, धोखा मत खाइए। यहाँ बड़ी अच्छी अच्छी दुकानें सजी हैं, मुझे 12 सर आप लोग यकीन नहीं करेंगे, लास्ट 12 ईयर्स में मैंने इस चीज़ को सिखाने के लिए किसी का एक गिलास पानी तक नहीं पिया आज तक। चाय की बात बहुत दूर है, बिना पैसे दिए अपनी जेब से किसी का अन्न नहीं खाया आज तक, सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे पता है कि पेबैक करने के लिए वापस आना पड़ेगा। एक एक चीज़ को वापस करने, आप इतने खूबसूरत देश में पैदा हुए। पहली बात तो ये हमारी खुशनसीबी है कि हम ऐसे देश में पैदा हुए, क्योंकि यहाँ पे पैदा होने के लिए बहुत सारी क्वालिटीज चाहिए, फिर हम उसको खो देते हैं। आपको अगर लोगों को आपस में कनेक्ट करना है, 2 क्वालिटीज आपके पास में ऑलरेडी है। मैं हमेशा कहता हूँ फौजी भाई सब में, जहाँ
कहीं मुझे मौका मिलता है सेंटर में जाने का, रुड़की सेंटर में भी मेरा लेक्चर हुआ। आप 80% तपस्वी हैं, आपको सिर्फ 20% काम करना है। अगर आप वो 20% काम कर लेते हैं तो आप पूरी तरीके से साल्वेशन के लिए जा सकते हैं। अगर यही मौका सुबह मिला होता, शायद ये एक्चुअली मैं सोच के आया था कि आई विल प्रोवाइड एवरीबॉडी मैजिकल मूवमेंट्स है, बट आई एम सॉरी, एट लास्ट आई एम गेटिंग द चांस। दैट इज नॉट बैड फॉर मी, दैट इज बैड फॉर ऑल। टू बी वेरी फ्रैंक, आई एम टेलिंग यू, यू विल नॉट गेट मी एवरी टाइम हियर। आपको सच्चा इंसान, सच्चा भगत सारे संसार में नहीं मिलेगा, आप खोजते रहना। आपको रास्ता बताने वाला मिलेगा ही नहीं, वो ज्ञान बिल्कुल लुप्त हो चुका है आपके देश से। दैट इज समथिंग एंटायरली डिफरेंट। आपके शरीर में हजारों म्यूजिक हैं। अगर मैं इस समय आपका ज़्यादा हूँ तो मुझे बता देना, कि कभी कभी थोड़ा सा एक मौका मिला है इंटरेक्शन करने का। अगर किसी का समय नष्ट होगा तो मुझे बता देना, कि सारा कर देना, मैं हट जाऊँगा। आप यूनिवर्सिटी में जाते हैं, आप क्या कहेंगे वहाँ पे? आप किस तरीके से उसको चेंज करेंगे? सिर्फ एक ही तरीका है, बाइंडिंग फोर्स सिर्फ एक ही है। धर्म हमेशा जोड़ता है, अगर वो सही अर्थों में कोई सिखा सके तो। आप किसी को पैट्रियटिज्म, नेशनलिज्म कहने नहीं सिखा सकते, आपको वो बीज डालना पड़ेगा। दैट मस्ट एबिलिटी यू मस्ट हैव, कि तुम क्या हो, कौन से देश की संतान हो, कहाँ जा रहे हो, गलती किसी की, देश की मिट्टी क्यों बोलते हैं। और हमारे देश, आप अब मुझे ये बताइए, अगर मेरी अभी मैं भी 50 से ऊपर हो चुका, हाउ मेनी मोर ईयर्स? आपके पास कितना समय है, मेरे पास कितना समय है, औरों के पास कितना समय है? क्या जो चीज़ अभी मैं सबसे पहला जो लेक्चर मैंने सुना था कि यूथ के बीच में और एक जनरेशन के बीच में बहुत बड़ा गैप है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल गलतफहमी है, कोई गैप नहीं है। प्रॉब्लम क्या है, हम लोग बहुत गरीब घर से थे, हम सभी फौजी भाई या आम इंडियन सभी गरीब घर से थे, हमारी बैकबोन बहुत कमजोर थी। वी हैव गॉन थ्रू द पेन एंड डिस्कम्फर्ट दैट टॉट अस अ लॉट। उस पेन ने हमें बहुत कुछ सिखाया। ये पेन इस जनरेशन के पास में नहीं है, आपको देना पड़ेगा, आपको देना पड़ेगा। पेन एंड डिस्कम्फर्ट टीचर्स योर लॉट। इस पेन में और डिस्कम्फर्ट में कितनी ताकत है, ये आपको परमात्मा से मिला है। आपके सामने जो एक बैठा है, इसने शरीर को 14-14 घंटे तक मृत अवस्था के अंदर में लेके गया है। मेरे बगल में मेरी वाइफ डरती थी, इनको सांस नहीं है, गए कहाँ? दैट इज नॉट आर्ट ऑफ लाइफ, दैट इज अफेक्शन विद गॉड। कि आपको चाहिए क्या? कितने पाप किए होंगे हमने सृष्टि के आदि से। और जो पहला भगवत गीता के अंदर में जो अध्याय आता है, रिजेक्शन ऑफ अर्जुना, आप देखिए कंटिन्यूटी देखिए, जो कोई नहीं बता रहा आज की डेट में कि रामचरितमानस लिखा है, क्यों लिखा गया, भागवत की रचना हुई क्यों हुई, भगवत गीता लिखनी पड़ी क्यों लिखनी पड़ी, इसकी कंटिन्यूटी ऐसी क्यों है? पहले डिजेक्शन योग, फिर सांख्य योग, ये एक कंटिन्यूटी में चल रहा है। हमारी बुद्धि वहां तक जाएगी ही नहीं, क्योंकि हमारे जीवन के अंदर में प्रेम नहीं है, हम कुछ भूल गए। अब आप मुझे बताइए, विवेकानंद जी, ये वाला उस समय कौन सी एजुकेशन थी अपने देश के अंदर में, कि पूरा अमेरिका और हम लोग आज तक भी इंस्पायर होते हैं उनसे। दैट मीन समथिंग ब्यूटीफुल वाज दैट टाइम दैट वी हैव लॉस्ट कंप्लीटली। आज की डेट में आपको कौन सा संत दिखाई देता है? ये राजीव मल्होत्रा जो योग कराते हैं, जो जिनको आपने स्कॉलर्स हैं, इनको पढ़ा होगा, दे वर टॉकिंग अबाउट द हिंदुइज्म। अच्छा नहीं,
Please tell me what is Hinduism? What is Musalman? Tell me. Or otherwise I will tell you. We are Sanatan Dharmi. This entire country is Sanatan Dharmi. आपने उसको संकीर्तनों में जकड़ के छोटा कर दिया। जब आप सनातन धर्म कहते हैं तो पूरा यूनिवर्स आपके पीछे आ जाता है।